Greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor Tirthankar Mahavir University. हम इस ब्लॉक में जो पढ़ रहे थे उसमें हमने अब तक पढ़ा था जो प्रेमचंद से पूर्व का युग रहा है। प्रेमचंद युग रहा है, स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी उपन्यास जो कि प्रेमचंद युग के रूप में जाने गए हैं, जो 1918 से और 1936 तक के कालखंड की सीमा के अंतर्गत आते हैं और छायावादी युग के रूप में भी जाने गए हैं। तो ये जो युग रहा है ये उपन्यास का एक विकास का, उसके चरम का युग रहा है और जिसे बहुत ज्यादा महत्व मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये युग प्रेमचंद जी के समय का युग रहा है और उनके युग में जो उपन्यास साहित्य सृजित हुआ वो अनुपम था। उनके समकालीन साहित्यकारों के ऊपर भी उनके प्रभावों का, उनके गुणों का प्रभाव परिलक्षित होता है। और स्वतंत्रता पूर्व के बाद जो प्रेमचंदोत्तर युग है, अगर हम अब उसकी बात करें तो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का जो ये समय है, ये समय सन 1936 से 1960 तक माना जाता है। अर्थात प्रेमचंद जी के बाद का जो हिंदी उपन्यास का समय है, प्रेमचंद उत्तर, प्रेमचंद जी के बाद वाला समय, ठीक है। तो ये 1936 से 1960 तक का युग माना गया है हिंदी उपन्यास के विकास में। और इस युग के उपन्यास लेखन में हम क्या क्या चीजें देखते हैं? एक तो युग जीवन हमें दिखाई देता है, दूसरी चीज है विद्रोह का स्वर हमें दिखाई देता है, जीवन दर्शन हमें दिखाई देता है, अंतर्वृत्ति विश्लेषण हमें दिखाई देता है, सामाजिक यथार्थ इस समय में दिखाई देता है, भोग वृत्ति, कामना वृत्ति दिखाई देती है, शिल्प प्रयोग आदि, ये सब चीजें इस युग के उपन्यासों में देखने के लिए मिलती हैं। सभी पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो शब्द हैं ये अपने अंदर बहुत गहन भावों को समेटे हुए हैं। ये जो हमारे शब्द हैं ये गहन भावों को समेटे हुए हैं। तो जो हमारा ये प्रेमचंदोत्तर काल है हिंदी उपन्यास का, ये काल जो रहा, इसका जो स्वरूप रहा, ये हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम का अभिन्न चरण रहा है। हमने देखा, जो हमने कल पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो हमारा प्रेमचंद युग है उसकी सीमा रेखा के अंतर्गत ही जो हिंदी उपन्यास का क्षेत्र है उसकी नवीन प्रवृत्तियां अंकुरित होने लगी। यानी कि जो प्रेमचंद युग की सीमा रेखा है उसमें हमने बताया था कि प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे हैं वो उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे जो उपन्यास हैं, ऐसे जो उपन्यासों की जो युग सीमा रही है, उस युग सीमा में ही हम देखते हैं कि हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियां अंकुरित होने लगी थी। यानी कि प्रेमचंद युग जो रहा है उस युग में ही हिंदी उपन्यास में नवीन प्रवृत्तियां अंकुरित होने लगी थी और उस परंपरा से परे जो नितांत नवीन दिशा का संकेत करने वाली कृतियां हैं उनमें आती हैं परख, सुनीता और चित्रालेख। ये ऐसी कृतियां हैं जो नितांत नवीनता का बोध कराती हैं और बहुत अधिक जिसमें नवीन दिशाओं की ओर संकेत है, ऐसी ये कृतियां हैं। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो प्रेमचंदोत्तर युग की बात कर रहे हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में ये प्रवृत्तियां और अधिक बढ़ती चली गई, प्रबल होती चली गई, यानी कि दिशाएं नवीनता की ओर अग्रसर होती चली गई। ये जो 2 दशकों की अवधि है, इस अवधि में निर्मित उपन्यास में वर्णन विषय, कथा शिल्प, चित्रांकन, जीवनानुभूति आदि की दृष्टि से एक अभूतपूर्व विविधता, विचित्रता
एवं अनेक रूपता देखने के लिए मिलती है। तो हमने क्या सुना, हमने प्रेमचंदोत्तर युग में जो प्रवृत्तियां थी वो युग प्रवृत्तियां और अधिक वृद्धि को प्राप्त होती चली गई और अधिक सबल होती चली गई। और इधर जो 2 दशकों की अवधि में निर्मित उपन्यासों का जो वर्णन विषय था, जो प्रेमचंद युग में उपन्यासों में वर्णन विषय देखने के लिए मिलता है, कथा शिल्प देखने के लिए मिलता है, चरित्रांकन देखने के लिए मिलता है, जीवनानुभूति है, इन सब की दृष्टि से यदि हम प्रेमचंदोत्तर युग में दृष्टिपात करें तो उनमें और अधिक विविधता आई है, विचित्रता आई है और अनेक रूपता आई है। ठीक है, तो इस युग के प्रत्येक प्रतिभावान उपन्यासकार की प्रेरणा, प्रवृत्ति, कला, साधना अलग अलग है, भिन्न भिन्न। ठीक है, तो इस युग में जो प्रत्येक प्रतिभावान उपन्यासकार है उनकी जो प्रेरणाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो कला साधना है साहित्य के प्रति, वो अलग अलग है। इन उपन्यासों को देखकर कैसा लगता है कि प्रत्येक कृतिकार इस भावना से प्रेरित है कि जैसा उस जैसा वही हो, उसकी कृति अपने ढंग की बेजोड़ कृति है, मतलब उसकी तुलना में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, उसकी कृति की तुलना किसी और कृति से नहीं की जा सकती। तो ऐसे कृतिकार इस युग के रहे जिनकी एक अनायास धारणा थी कि जो वैशिष्ट्य उनमें है वो उन्हीं में ही होना चाहिए, वो किसी और में दिखाई नहीं देना चाहिए। तो मौलिकता के इस आग्रह का परिणाम यह हुआ कि उपन्यास क्षेत्र में बहुपक्षीय प्रयोग देखे। साहित्य का यह रूप अत्यधिक समृद्ध, अत्यधिक प्राणवान और नूतन संभावनाओं से युक्त होने लगा। ठीक है, ये जो साहित्य का स्वरूप था ये और अधिक समृद्ध हुआ और अधिक प्राणवान हुआ और अधिक नूतन संभावनाओं के संकेत इसमें मिलते चले गए। तो चित्रलेखा, सुनीता, शेखर, सन्यासी, देशद्रोही, बाण भट्ट की आत्मकथा, गिरती दीवारें, बलचनमा तथा परती परती आदि हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा की मूल्यवान उपलब्धियां हैं, किंतु मौलिकता की होड़ में ऐसी कृतियां भी प्रकाश में आई और इनकी संख्या भी अधिक, जो आकर्षक रूप वर्ण के होने के बाद भी प्राणहीन खिलौना मात्र बनकर रहे। एक और जहां वास्तविक अंतः प्रेरणा, कला साधना, जीवनानुभूति से संपन्न उच्च कोटि के उपन्यास प्रकाशित हुए, वहीं दूसरी ओर मानसिक उत्तेजना, भावाभास एवं वैचित्र्य प्रदर्शन की भावना से लिखे गए उपन्यासों की भी कोई कमी नहीं है। तो जो प्रारंभ में हमने ये 2-3 बातें कही, इन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं कि ये जो प्रेमचंदोत्तर युग रहा, ये प्रेमचंदोत्तर युग जो अंकुर प्रेमचंद युग में उपन्यास क्षेत्र में पड़े, वो अंकुर यहाँ तक जो प्रवृत्तियां वहां अंकुरित हुई वो यहाँ वृद्धि को प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये जो प्रेमचंदोत्तर युग है इसमें वो सारी प्रवृत्तियां वृद्धि को, विकास को, प्रबलता को प्राप्त होती चली गई, जो प्रवृत्तियां प्रेमचंद युग में अंकुरित हुई। और जो उस समय प्रेमचंद युग में जो उपन्यासों का कथा शिल्प था, वर्णन विषय था, चरित्रांकन था, जीवन अनुभूति थी, वो दृष्टि थी, वो सारी की सारी जो दृष्टि से मतलब जो विविधताएं थी, तो उन सारी दृष्टियों से देखें, चाहे चरित्रांकन की दृष्टि से देखें, चाहे कथा शिल्प की दृष्टि से देखें, चाहे वर्णन विषय की दृष्टि से देखें, चाहे जीवनानुभूति की दृष्टि से देखें, जो प्रेमचंद युग में ये सारी विशेषताएं दिखाई देती थी, ये समस्त विशिष्टताएं
प्रेमचंदोत्तर काल में एक अभूतपूर्व विविधता, विचित्रता एवं एक रूपता, अनेक रूपता के साथ सामने आई। ठीक है, तो इस युग में हमने अगली बात ये देखी कि इस प्रेमचंदोत्तर युग में जो उपन्यासकार है उसकी धारणा ये रही कि उसके जैसा वही होना चाहिए और उसकी कृति अपने ढंग की बेजोड़ कृति होनी चाहिए। इस प्रेमचंदोत्तर काल में हमने एक बात ये और पाई कि जो हमारा उपन्यास साहित्य है इस प्रेमचंदोत्तर काल में वह और अधिक समृद्ध हुआ और अधिक प्राणवान हुआ और अधिक संभावनाएं उसे मतलब संभावनाओं के संकेत उसको मिलने लगे। तो हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा की जो मूल्यवान उपलब्धियां हैं वो हमने जो बताया, चित्रलेखा है, सुनीता है, देश है, शेखर है, सन्यासी, देशद्रोही, बाणभट्ट की आत्मकथा, वृत्ति दीवारें और बलचनामा, पढ़ती परी कथा, ये सारे उपन्यास विकास यात्रा की एक मूल्यवान उपलब्धियां हैं प्रेमचंद की। तो इनकी मौलिकता की वो किसी से नहीं की जा सकती। अब हम बात कर रहे थे जो हमारा प्रेमचंदोत्तर काल प्रारंभ हुआ था, तो उस काल में जो उपन्यास लेखन हुआ है उसमें हमें युग, जीवन और विद्रोह का स्वर, जीवन दर्शन, अंतर्वृत्ति, विश्लेषण, ये सामाजिक यथार्थ, भोग वृत्ति और शिल्प प्रयोग, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जो हमारा प्रेमचंदोत्तर काल है उसमें देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ हमें ये सारे वैशिष्ट्य देखने के लिए मिलते हैं। सभी पर एक एक करके पहले चर्चा करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है युग जीवन। तो प्रेमचंदोत्तर युग में जो सबसे पहली चीज आती है वो है युग जीवन। युग जीवन जो है, क्योंकि हमारी कोई भी रचना हो, कोई भी साहित्य हो, उस पर युगीन परिस्थितियों का जो प्रतिबिंब है या प्रभाव जरूर है। तो जो प्रेमचंदोत्तर युगीन हमारा उपन्यास साहित्य है उसमें भी युग जीवन देखने के लिए मिलता है। किस किस रूप में, बहुत कम शब्दों में बताएंगे कि युग जीवन से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। जो युग जीवन हमें देखने के लिए मिलता है प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में, क्योंकि ये जो 20 वर्षों का इतिहास भारत के लिए ही नहीं संपूर्ण विश्व की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि अधिनायकवादी देशों का युद्धोन्माद, युद्ध का उन्माद और अंततः पराजय, परमाणु एवं जो बम का आविष्कार है, ये सब उनके प्रयोग की विभीषिका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, पराधीन देशों की जागरूकता, स्वतंत्रता, चीन में साम्यवादियों की विजय, अरब राष्ट्रीयता का उदय, शक्ति गुटों का शीत युद्ध और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं उस समय की, शांति के लिए किए गए प्रयत्न, अंतरिक्षगामी यंत्रों के आविष्कार एवं प्रयोग आदि में इस युग को विश्व की जीवन नीति, विचारधारा एवं मानव मूल्यों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का स्वरूप प्रदान किया। ये जो युग है, इन सारी ये जो सब परिस्थितियां थी, इन सब के प्रभाव से केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के साहित्य पर प्रभाव। भारत में युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तथा शासकों द्वारा उसका दमन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना एवं बर्मा में उसकी सामरिक उपलब्धियां, अभूतपूर्व महंगाई, बंगाल का अकाल, मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में दंगे, 1947 में देश का बंटवारा एवं स्वतंत्रता प्राप्ति, पंजाब का अमानवीय सांप्रदायिक उन्माद,
शरणार्थी समस्या, कश्मीर समस्या, देशी राज्यों का विलय, नवीन संविधान एवं स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना, नए राजनीतिक दल एवं उनकी कार्यविधियां, सार्वजनिक चुनाव, जमींदार उन्मूलन, पंचवर्षीय विकास योजनाएं, ग्राम सुधार के प्रयत्न, ग्राम पंचायत राज आदि, इन सभी ने ये जो थी ये सारी चीजें एक साथ मिली और इन सभी ने आपकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी के ढांचे को बदल कर रखा। एक ऐसा उथल पुथल का समय था जहां अनेक समस्याएं खड़ी हुई, कर भार आया, महंगाई आई, भ्रष्टाचार आया। इन सब के कारण जन समुदाय की ये मुसीबतें बढ़ती चली, जन जन के भीतर एक कटुता बढ़ती चली गई। दलित वर्ग को बिना शिक्षित किए जो अधिकार मिल गए, उनसे उनका मानसिक संतुलन खो गया और ग्रामीण समाज में भी नई समस्याएं उठ खड़ी हुई। संकुचित स्वार्थों के लिए जातीयता, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता का विष फैलाया और परस्पर सौहार्द के स्थान पर संदेह एवं मनोमालिन्य बढ़ा। यानी कि हर किसी के मन में संदेह, हर किसी के मन मैले हो गए, हर किसी के मन में एक अवसाद, एक दुख, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या आदि बहुत सारे भाव। शिक्षा के प्रचार एवं शिक्षित युवक युवतियों के खुलकर मिलने के अवसरों ने प्रेम प्रसंगों के लिए मार्ग मुक्त कर दिया। बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में फिल्म व्यवसाय की एक नई दुनिया का मतलब के आविर्भाव हुआ और पूंजीपतियों के जो अवैध प्रेम है, यौन तृप्ति है, उनके लिए मार्ग मानव खुल गए। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, इनका हिंदी उपन्यास पर बहुत गहरा प्रभाव। तो ये प्रेमचंदोत्तरकालीन उपन्यास है जो जिसकी काल सीमा 1936 से 1960 तक रही। इस पूरा का पूरा जो ये एक कालखंड रहा है, इसमें देश आजाद हुआ, एक गणतंत्र स्थापित हुआ, ठीक है, देश का बंटवारा भी हुआ और बहुत सारी राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक बदलाव उसमें आए, बहुत उथल पुथल हुई, अनेक प्रकार की राजनीतिक सत्ताओं का निर्माण हुआ, तो पद बदले, बहुत बहुत कुछ परिवर्तन हुआ ये 1936 से 60 तक के बीच में। कर भार आया, पंचवर्षीय योजनाएं आई, ग्राम सुधार के प्रयत्न हुए, राजनीतिक दलों में और उनकी कार्यविधियों में एक नवीनता आई, सार्वजनिक चुनाव है वो आए, जमींदार उन्मूलन हुआ, बहुत सारी चीजें, बंटवारे हुए, स्वतंत्रता प्राप्ति में पंजाब का अमानवीय सांप्रदायिक उन्माद हुआ, शरणार्थी समस्या, बहुत सारी चीजें। तो ये जो कालखंड था 1936 से 1960 तक, इस कालखंड में जितनी उथल पुथल हुई, उस उथल पुथल का पूरा प्रभाव पूरे विश्व साहित्य पर पड़ता है, हिंदी साहित्य जगत पर पड़ता है और भारतीय साहित्य पर। और इस बदलाव ने, इन सारी परिस्थितियों ने एक साथ मिलकर हिंदी उपन्यास पर प्रभाव छोड़ा, कथानक निर्माण में और अधिक विषय वैचित्र्य आया और अधिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपकरण एकत्र किए गए और हिंदी उपन्यास समय के साथ चलने का आकांक्षी रहा है, तो वो आगे। दूसरा जो हमारा एक पॉइंट था इसमें, ये था जीवन विद्रोह, सॉरी विद्रोह का शक। तो ये हमारा अगला जो था वो है विद्रोह का शक। तो ये विद्रोह का स्वर हमें प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो हमारा प्रेमचंद युग था वो प्रधानतया प्राचीन संस्कृति, पारंपरिक आदर्श, सामाजिक मर्यादा के प्रति आस्था एवं विश्वास का युग और सामाजिक विधि निषेधों, वैषम्य एवं तज्जनित मानवीय दुख के प्रति जागरूक एवं सुधार की आकांक्षा रखते हुए प्रेमचंद मान्य सांस्कृतिक आदर्शों के प्रति समझौता करके चला। तो प्रेमचंद का जो होरी है वो स्वयं टूट जाता है, किंतु पंच और बिरादरी के विरुद्ध विद्रोह नहीं करता। उनकी निर्मला
वृद्ध पति तो ब्याही जाकर भुगतती रहती है, किंतु पातिव्रत्य धर्म से डिगती नहीं है। उस युग के लेखकों ने विधवा के प्रति सहानुभूति प्रकट की, उनके पुनः विवाह की आवश्यकता की ओर संकेत भी किए गए, किंतु विधवा विवाह के वर्णन को बचाते ही रहे। तो उन लेखकों की नहीं, उनके युग की सीमा थी। उस समय समाज भी प्रमुख था, व्यक्ति गौण था। समाज के माध्यम से व्यक्ति के क्रियाकलापों की व्याख्याएं होती थी। तो ये इसके बाद का जो युग आया है, प्रेमचंदोत्तर युग। ये प्रेमचंदोत्तर युग वैज्ञानिक विचारधारा की प्रमुखता से युक्त रहा, और ये प्रेमचंदोत्तर युग में वैज्ञानिक विचारधारा की प्रमुखताओं ने वस्तुओं को देखने परखने की एक नवीन दृष्टि प्रदान की। गत 20 वर्षों के अवकाश में एक ओर तो जनसाधारण की आर्थिक अवस्था बिगड़ती गई और दूसरी ओर सामाजिक राजनीतिक चेतना उद्बुद्ध होती गई। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता बढ़ी। समाज एवं व्यक्ति की सीमाओं के संघर्ष में दिनों दिन व्यक्ति के महत्व पर आग्रह होता है। आधुनिक उपन्यास में सामाजिक यथार्थ की विरूपता को प्रत्यक्ष कर मानवीय दुख, वेदना एवं आचरण की असंगति के कारणों का अन्वेषण करने की प्रवृत्ति प्रबल हुई और मनुष्य के मानवीय पक्षों का अधिकाधिक उद्घाटन हुआ। परिणाम स्वरूप सामाजिक बंधन अस्वीकार किए जाने लगे और सांस्कृतिक स्वार्थों के विरुद्ध विद्रोह का सूत्रपात हुआ। तो ये जो प्रेमचंदोत्तर युग था, इसमें विद्रोह का स्वर हमें दिखाई देता है। 3 वर्ष की प्रभा विवाह को स्त्री और पुरुष के बीच में आर्थिक संबंध के रूप में, आखिरी दाम की चमेली पति के अत्याचार से उठकर भाग निकलती है और परिस्थिति के प्रवाह में अनेक व्यक्तियों से संबंध स्थापित करती है। शेखर बचपन से ही विद्रोही है। वह अपने घर के विरुद्ध विद्रोह का आयोजन किया करता है। आगे चलकर उसने कभी कभी ऐसी धारणाएं, परंपराएं, इन सब के साथ समझौता नहीं किया जिसे उसकी बुद्धि स्वीकार न करे। तो ये जो विद्रोह का स्वर है, ये हमें प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों में देखने के लिए मिलता है। ये विद्रोह की प्रवृत्ति वहां प्राप्त होती है। नागार्जुन का बलचनामा होरी की भांति सामाजिक सांस्कृतिक उत्पीड़न को सिर झुकाकर सहता हुआ टूट नहीं जाता, बल्कि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जैसे अंग्रेज बहादुर से स्वराज लेने के लिए भैया लोग एक हो रहे हैं, हल्ला गुल्ला और झगड़ा झंझट मचा रही हैं, उसी तरह जन बहिहार कुली मजदूर और बहिया ख्वास लोगों को अपने हक के लिए बाबू भैया से लड़ना पड़ा। तो ये भावनाएं आई हैं जो कि विद्रोह के स्वरूप को दिखाई देती हैं, गूंजती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये जो विद्रोह का स्वर है, ये हमें प्रेमचंदोत्तर युगीन जो उपन्यास हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। अब अगर बात करें जीवन दर्शन की, तो जो जीवन दर्शन है, प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यासों का जो जीवन दर्शन है, वो यदि देखें तो वो भी एक अलग नवीनता के साथ सामने उपस्थित होता है। इसे हम देखते हैं, जो हमारा ये जीवन दर्शन है, यदि उपन्यासकार की कृति को केवल मनोरंजक न होकर इसके ऊपर उठना है, तो आवश्यक है कि वह बहुत ही सबल और व्यापक विश्वासों का व्यक्ति है। उसके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं कि उसके मस्तिष्क के द्वार प्रवाहमान युगीन विचारों के लिए उन्मुक्त हों, वरन उसे इन अव्यवस्थित विचारों को इस प्रकार नियोजित करना चाहिए कि उनके द्वारा जीवन के प्रति एक नित्य एवं स्थायी दृष्टिकोण प्रतिभासित हो, और यह दृष्टिकोण ऐसा हो जिसका अनुभव पाठक स्वयं उस कृति से कर सके। तो समाज एवं व्यक्ति की जो अनेक मुख्य समस्याओं के समाधान की जो युक्ति उपन्यास करता है, उसी से उसकी जीवन दृष्टि देखने लगता है। तो प्रेमचंद के उपन्यास प्रधानतया गांधीवाद से प्रभावित रहे हैं। गांधीवाद के भी 2 धरातल इस युग के उपन्यासों में देखने को मिलते हैं, एक है व्यवहारिक और दूसरा है आध्यात्मिक।
तो परस्पर व्यवहार एवं सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के समाधान में हमें सत्य, अहिंसा तथा प्रेम का आचरण गांधीवाद का व्यवहारिक धरातल इस रूप में दिखाई देता है और प्रेमचंद अपने उपन्यासों में प्रायः इसी धरातल पर रहे हैं। आधुनिक उपन्यासकारों में गांधीवाद के अधिक उदात्त रूप मानववाद को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण धर्म दर्शनों में निहित मानव प्रेम, करुणा, शांति, कल्याण आदि सद्गुणों का सार समेट लिया गया है। दुख दग्ध मानव के प्रति अपार संवेदना से प्रेरित आधुनिक उपन्यासों का केंद्र समाज न रहकर व्यक्ति बन गया और रूढ़ सामाजिक मान्यताएं स्वयं वर्जनाओं की विषमता तथा वास्तविकता को अनावृत कर मानव वेदना के प्रति सहानुभूति उभारने का प्रयत्न किया। तो ये जो गांधीवाद है और अध्यात्मवाद है, ये दोनों ही पक्ष प्रेमचंदोत्तर जो उपन्यास है उसमें देखने के लिए मिलते हैं। ये जीवन दृष्टि, ये जीवन दर्शन इन उपन्यासों में दिखाई देता है। तो चाहे वो कोई से भी उपन्यासकार हो, उन सभी के उपन्यासों में ये जीवन दर्शन देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि गांधीवाद का प्रभाव है, जिसमें कि अध्यात्मवाद का प्रभाव है। ईलाचंद्र जोशी की प्रवृत्ति जो है वो मनोविश्लेषणात्मक है और मनुष्य के आचरण के लिए उसके अवचेतन मन को उत्तरदायी वह मानते हैं। यशपाल का दृष्टिकोण मानवतावादी होते हुए भी भौतिक है। उनके अनुसार जीवन की प्रवृत्ति प्रबल और असंदिग्ध सत्य है। तो इस रूप में जो ये युग है, ये युग एक मानवतावाद से जुड़ा हुआ और उसकी भावना की अभिव्यक्ति करता हुआ प्रतीत होता है। इसका जो जीवन दर्शन है वो अनोखा है। इसके बाद में जो एक मतलब ये जो एक मानववादी विचारधारा है, ये मूल रूप से प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यासों में देखने के लिए मिलती है। इनके अनुसार मानव आचरणों के परीक्षण की पारंपरिक धारणा अतिरंजित, एकांगी एवं कल्याणकर। मनुष्य का आचरण महत्वपूर्ण नहीं बल्कि उन आचरणों की प्रेरक प्रवृत्तियां, परिस्थितियां, मनोवृत्तियां महत्वपूर्ण है। प्रेरणा के मूल स्रोत तक पहुंच जाने पर पापी, अपराधी, दुराचारी भी अपनी दुर निवार व्यवस्था में हमारी सहानुभूति के पात्र हैं। तो जो ये प्रेमचंदोत्तर उपन्यास है, इसमें जो अगला एक तत्व हमें देखने के लिए मिलता है इस उपन्यास में, वो है अंतर्वृत्ति विश्लेषण। अंतर्वृत्ति विश्लेषण के रूप में भी हम देखते हैं कि ये जो काल रहा वो मनोवृत्तियों के कारण आधुनिक उपन्यास की प्रवृत्ति अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक होती चली गई। प्रेमचंद के पूर्व जो उपन्यासकार थे उन्होंने बाह्य क्रियाकलापों और स्वयं घटना व्यापारों को प्रधानता दी, लेकिन प्रेमचंद ने मनुष्य के बाह्य आचरणों के साथ साथ उसके विचारों, अनुभूतियों और आंतरिक भावों का भी अंकन किया है। तो भाव विचार तरंगों के साथ साथ बाह्य क्रियाकलापों को संबोधित कर उन्होंने अपने पात्र को अधिक सजीवता और सप्राणता प्रदान की। तो इस रूप में हम देखते हैं कि ये जो युग के उपन्यास हैं उनमें अंतर्वृत्ति विश्लेषण देखने के लिए मिलता है। अब आगे अगले रूप में देखें तो ये जो सबसे बड़ा जो यहाँ देखने के लिए मिलता है वो है सामाजिक व्यथा, जो इन उपन्यासों में हमें देखने के लिए मिलता है, जिसका स्वरूप इस युग के उपन्यासों में मिलता है। तो साहित्य में जो सामाजिक यथार्थ है वो स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है। साहित्य में सामाजिक यथार्थ को देखने समझने की दृष्टि भी भिन्न भिन्न है। इसका सहज शब्दगत अर्थ तो यही है कि समाज जैसा है वैसा ही साहित्य के अंतर्गत वर्णित किया गया है, चित्रित किया गया है। समाज में एक और स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, शुद्धता, मलिनता, कामुकता, अनैतिकता, पापाचरण, मानसिक कुंठाएं, आर्थिक विपन्नता, दयनीय जीवन स्थितियां, दुर्दम्य पार्श्विक प्रवृत्तियां, सामाजिक आर्थिक वैषम्य, अंध संस्कार, कुरीतियां, उत्पीड़न आदि ये सब है। तो दूसरी ओर समाज में स्नेह, सहानुभूति, करुणा ये सब भी प्राप्त है। समाज के यथार्थ चित्रण में इन विविध
विविध परिस्थितियों का अंकन ही सहज तथा स्वाभाविक है। जीवन के छाया प्रकाश दोनों ही का समुचित संयोग वास्तविक जीवन अभिव्यक्ति है। तो प्रेमचंद जी के उपन्यासों में और प्रेमचंदोत्तर जो युग है उसमें ये जो यथार्थ है इसका व्यापक रूप से चित्रण हुआ है। गोदान के पूर्व लिखे गए अनेक उनके जो उपन्यास हैं उनमें उत्तरार्ध में आदर्श का रंग किंचित गाढ़ा हो गया है, लेकिन गोदान में सामाजिक यथार्थ का एक बड़ा स्वस्थ स्वाभाविक स्वरूप सामने आता है, जिसमें बड़ी ही व्यापक एवं सहानुभूतिशील जो दृष्टि है वो समाज की उसके विभिन्न परिवेशों में चित्रित करने का उसको प्रयत्न किया गया है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और ये जो युग रहा प्रेमचंद कालीन युग, इस युग के उपन्यासों में वो सामाजिक यथार्थ देखने के लिए मिलता है जो पुराने लेखक के उपन्यासों के वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, इन सबकी दृष्टि प्राय यही रही है, किंतु यूरोपीय साहित्य प्रवृत्तियों तथा चिंतन धाराओं का हमारे उपन्यास साहित्य पर एक गहरा प्रभाव पड़ा और सामाजिक यथार्थ के चित्रण की नूतन शैलियां जो हैं वो आविर्भूत हुई। मार्क्स से प्रभावित लेखकों ने आर्थिक वैषम्य से पीड़ित सर्वहारा वर्ग की दयनीय जीवन स्थितियों के चित्रण के साथ साथ श्रेणी संघर्ष को उदीयमान चेतना के चित्रण को भी यथार्थ सामाजिक चित्रण समझा और इसमें पूंजीपति वर्ग के प्रति निर्मम प्रहार की प्रवृत्ति प्रबल रही। तो यशपाल हैं, नागार्जुन हैं, अमृत राय हैं, सब इसी वर्ग के उपन्यासकार हैं। दूसरे प्रकार के यथार्थवादी लेखक यह स्वीकार करके चले हैं कि मानव गुण दोषों से निर्मित है, वह पासे का सोना नहीं अष्ट धातु का मिश्रण। जीवन सागर की विशालता और उसकी गगनचुंबी जो उर्मियां हैं उनके साथ ऐसे स्थल भी हैं जहां सागर का पानी जाकर रुक गया है और सड़ रहा है। तो ये जीवन है, इसमें अनेक प्रकार के भाव हैं, उसी व्यक्ति में हजारों गुण हैं, उसी व्यक्ति में हजारों कमियां हैं और जीवन में बहुत सुख है तो बहुत दुख भी है। कूड़ा करकट, धुआं, धुंध, गर्द, कीचड़ और दलदल सबसे वो अटा पड़ा है जीवन, क्योंकि जीवन में इन्हीं का आधिक्य है। तो इनका चित्रण ही समाज का यथार्थ चित्रण है। नवीन मनोविज्ञान के प्रकाश में इन कलाकारों ने यह अनुभव किया कि मनुष्य के बाहर की उलझनों का अपरिमित विस्तार नहीं, इसके अंतर में भी जो बेगिनती स्तर हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिनके नीचे ऐसी ऐसी अंधेरी कंदराएं हैं जिनकी झांकी मात्र कपा देने को यथेष्ट है। तो जीवन है और जीवन में अनेक सत्य हैं जो हृदय को झकझोर देने वाले हैं। तो ये जो आधुनिक यथार्थवादी लेखक रहे उन्होंने अपनी रचना प्रक्रिया में छोटे छोटे अनुभवों, नन्ही नन्ही प्रकट में किंचन और निरर्थक पर यथार्थ जीवन पर एक गहरा असर छोड़ देने वाली जो वर्णन आए हैं उनके ऊपर जोर दिया है, उनको प्रकट किया है। तो ये जो उपन्यास रहा है ये वास्तव में जो उपन्यास साहित्य रहा है ये उपन्यास साहित्य यथार्थ चित्रण की वह पद्धति है जहाँ पर्याप्त जागरूकता है, कलात्मकता है और जो प्रतिभा की अपेक्षा रखता है। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम देखें तो भोग वृत्ति भी हमें इस उपन्यास साहित्य में देखने के लिए मिलती है। भोग वृत्ति वो भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो हिंदी उपन्यास हैं उनमें लेखकों ने जो यथार्थ दिखाया है कहीं कहीं पर अगर हम उसकी भोग दृष्टि को देखें तो उसको भी उन्होंने संपूर्ण यथार्थ के साथ विकसित कर दिया। काम प्रवृत्ति की चेतना का प्रेरणा आधार मान लेने के कारण भूख भी के समान भोग को भी एक दुर्निवार प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है और काम वर्जनाओं से उद्धृत वैचारिक आचरणिक विकृतियों के विश्लेषण की ओर एक आग्रह जो है उसको यहाँ पर
अभिव्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त देखें तो जो ये हमारा प्रेमचंदोत्तर कालीन युग है, इसमें हमें शिल्प प्रयोग भी देखने के लिए मिलता है और ये शिल्प प्रयोग इस साहित्य को और अधिक प्रभावी बनाता है, प्रभावशील बनाता है। तो ये जो शिल्प प्रयोग है उपन्यास को की प्रधानतः यथार्थ जीवन चित्रण का ही प्रयास है और जो समय पर युग के साथ परिवर्तन हुए, जो भी नवीनताएं आई, जीवन के नए रूप, नई समस्याएं सामने आई, उन सब का चित्रण इस युग के उपन्यासकारों ने अपने अपने उपन्यासों में किया और साहित्यकार की न्यूनतम साहित्य शैलियां जो है वो हमेशा उसे अपनानी पड़ती हैं। शैली संबंधी नए प्रयोग बहुत कुछ साहित्यकार की जीवनानुभूति के स्वरूप पर निर्भर होते हैं। इन प्रयोगों को भी हम दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, जहाँ केवल कथन शैली का चमत्कार प्रदर्शन ही अभिप्सित है, वक्तव्य वस्तु में कोई नवीनता या गहराई नहीं है, वहाँ प्रयोग मात्र प्रयोग के लिए ही समझा जाता है। तो इस प्रकार प्रेमचंद ने हिंदी में एक विस्तृत चित्रपट पर कार्य कारण श्रृंखला से युक्त सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित कथा के द्वारा जीवन को उसकी संपूर्णता में चित्रित करने का प्रयास किया। संपूर्ण प्रेमचंद युग में इसी परंपरा का पालन होता रहा और उसके बाद जो प्रेमचंद का युग रहा है उसमें भी शिल्प प्रयोग देखने के लिए मिलता है। उनकी कृतियों में कहानी पर अधिक आग्रह न होकर चरित्र के मनोविश्लेषण पर पूरा ध्यान दिया गया है। तो जो ये प्रेमचंदोत्तर युग है, इस युग में जो हिंदी उपन्यास हैं, उन उपन्यासों में हमें शिल्प प्रयोग के जो उसके पूरा मनोरम है, सौंदर्य है, उस सौंदर्य के साथ, उसके अभिनव प्रयोग के साथ, उसकी नूतनता के साथ, यथार्थ चित्रण के साथ एक शिल्प प्रयोग जो है वो सामने आता है, दिखाई देता है और उसमें जो अपनी विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं उसमें व्याप्त दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास साहित्य है, उस उपन्यास साहित्य में केवल जो भी वर्णन हुए हैं उनमें सुनियोजित सुगठित कथानक, सशक्त चरित्र सृष्टि का अभाव, किंतु उनकी ईमानदारी में संदेह करने का कोई कारण नहीं है। आधुनिक जीवन की जटिलता, मानव मन के विभिन्न स्तरों का यथार्थ परिवेश में उद्घाटन, ये सब नवीन मार्गों का अनुसंधान, ये सब दिखाई देता है। भविष्य के लिए इनमें नई संभावनाएं और प्रेरणाएं निहित हैं। कुशल कलाकारों के हाथों मंझकर ये जो उपन्यास साहित्य है, ये नवीन आविष्कृत शैली के साथ सशक्त माध्यम बनकर सामने आता है। तो अब यदि हम बात करें उपन्यास साहित्य में आगे के उसके स्वरूप की, तो प्रेमचंदोत्तर युग में हमें दो पीढ़ियां उपन्यास लेखन में सक्रिय दिखाई देती हैं। एक पीढ़ी उन उपन्यासकारों की है जिनका मानस संस्कार प्रेमचंद युग में बना, लेकिन उन्होंने बाद में भी अपनी नई राहें बनाई, और दूसरी पीढ़ी उन उपन्यासकारों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र में आए। इन उपन्यासकारों ने उपन्यास लेखन में नई संभावनाओं की ओर संकेत किया। रामचंद्र तिवारी का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में उपन्यास लेखकों की एक तीसरी पीढ़ी भी तैयार हुई। ये पीढ़ियां मूल्य और मान्यता के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो सामान्यतः इन उपन्यासों को सामाजिक मानवतावादी, स्वच्छंदतावादी, प्रकृतिवादी, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक यथार्थवादी, ऐतिहासिक और आंतरिक वर्गों में रखा जा सकता है। वैसे इस वर्गीकरण के बावजूद कई ऐसे उपन्यास हैं जिनमें कई वर्गों की प्रवृत्तियां घुल मिल गई हैं। इस वर्गीकरण के अलावा कई उपन्यासों में आधुनिकता दिखाई देती है, जिसे जनवाद को मतलब जिसमें जनवादी भावना को केंद्र में रखा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने 60 के बाद से हिंदी उपन्यासों में आधुनिकता और जनवादी धाराओं को प्रवाहित होता हुआ लक्षित किया। उन्होंने आधुनिकतावादी धारा को प्रयोगवाद का अगला कदम माना और जनवादी विचारधारा को प्रगतिवादी विचारधारा की अग्रिम कड़ी कहा।
रामचंद्र तिवारी ने किसी भी वर्गीकरण को सर्वथा उपयुक्त नहीं माना। इसीलिए उन्होंने इतिहास ग्रंथों में सामान्य रूप से स्वीकृत वर्गीकरण के अनुसार ही प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों के विश्लेषण की वकालत की है। सामाजिक और मानवतावादी उपन्यासों में मानव की श्रेष्ठता की बात की जाती है। ऐसे उपन्यासों में उपन्यासकारों ने मनुष्य को उसकी दुर्बलताओं के बावजूद सहानुभूति प्रदान की। प्रेमचंद जी के साथ में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, सियाराम शरण गुप्त, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट आदि का नाम उनमें प्रमुख है। इस युग में अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यासों में विविध विषयों को सफलतापूर्वक कथानक का रूप प्रदान कर दिया। बूंद और समुद्र में नागर की औपन्यासिक शक्ति पूरी तरह उभर कर सामने आई। बूंद और समुद्र के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति और समाज की बात की। उन्होंने शतरंज और खिलाड़ी जैसा ऐतिहासिक उपन्यास लिखा तो सुहाग के नूपुर, नाट्यो बहुत गोपाल और अग्निगर्भा जैसे सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास भी लिखे। विष्णु प्रभाकर को नाटककार, कहानी लेखक और जीवनकार के रूप में अधिक सफलता मिली है। उनके उपन्यासों में मानवतावादी स्वर सुनाई पड़ता है। उनके उपन्यासों में अर्धनारीश्वर को अधिक सफलता मिली। इस उपन्यास में समाज के सभी वर्गों की स्त्रियों पर होने वाले जो अत्याचार हैं, जो शोषण है और उन अत्याचारों के साथ जो अवसाद है, पीड़ा है, वेदना है, उन पर इस उपन्यासकारों ने अपनी लेखनी चलाई। इस युग के उदय शंकर भट्ट ने मछुआरों के जीवन पर सागर, लहरें और मनुष्य लिखकर पर्याप्त ख्याति अर्जित की। स्वच्छंदतावादी उपन्यास लेखकों में वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, राधिका रमण प्रसाद सिंह, उपेंद्र नाथ अश्क, अज्ञेय, मनमथनाथ गुप्त, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, लक्ष्मी नारायण लाल और धर्मवीर भारती आदि का नाम आता है। इनके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा और मार्क्सवादी लेखकों में यशपाल और राहुल सांप्रदायिक में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार अपने सभी उपन्यासों में द्विवेदी जी ने परंपरागत सामाजिक बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद मानवतावादी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करके अपने रूमानी झुकाव का परिचय दिया। प्रकृतिवादी उपन्यासों के लेखन में पांडे बेचन शर्मा का नाम अग्रगण्य है। ऋषभ चरण जैन का नाम भी इसी श्रेणी के उपन्यासकारों में आता है। प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक जोला है। उन्होंने कहा था कि लेखकों का धर्म है कि वे जीवन के गंदे से गंदे और कुरूप चित्र खींचे। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों ने व्यक्ति की सत्ता और अस्तित्व को समाज से पहले स्वीकार किया। इस दृष्टि से भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सवही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मारीचिका, उपेंद्र नाथ अश्क का गिरती दीवारें, गर्म रात, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदी, सितारों के खेल, भगवती प्रसाद वाजपेयी का पतिता की साधना, रामेश्वर शुक्ल का अंचल और उषा देवी मित्रा आदि ये सारे उल्लेखनीय हैं और विशिष्टता को धारण करने वाले हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, केलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, भीतर का घाव अग्रणी है। इन उपन्यासकारों के उपन्यासों में मुख्य रूप से मनोविश्लेषण के आधार पर
बातों के आंतरिक द्वंद्व का चित्रण किया गया है। सामाजिक यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यासकारों में नागार्जुन है, यशपाल है, मन्मथ नाथ गुप्त है, रांगे राघव है, भैरव प्रसाद गुप्त है, अमृत राय आदि ये सारे उपन्यासकार प्रमुख हैं। तो प्रेमचंदोत्तर जो ये उपन्यास की धारा है, इस साहित्य धारा में जितने भी ये उपन्यासकार हुए, ये इस युग की जो प्रवृत्तियां हैं उनको अपनाते हुए आगे चले। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा सब पर परिचय देंगे। तो ये जो प्रमुख उपन्यासकार के रूप में हम सबसे पहले ईलाचंद्र जोशी का नाम लेते हैं। इनका नाम अभी हमने ऊपर भी लिया। तो ईलाचंद्र जोशी जो है, इन्होंने हिंदी उपन्यास में मनोविश्लेषण प्रणाली के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में अपना स्थान बनाया। ईलाचंद्र जोशी ने उपन्यास साहित्य में, जो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास साहित्य है, उसमें मनोविश्लेषण प्रणाली के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में स्थान ग्रहण किया है। यद्यपि घृणामयी नामक इनका उपन्यास 1929 ईस्वी में ही निकला था, लेकिन सन्यासी उपन्यास 1941 ईस्वी के द्वारा इन्हें वास्तविक ख्याति मिली। और इनका जो ये उपन्यास है, ये मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के रूप में सामने आया। सन्यासी के अतिरिक्त पर्दे की रानी ये भी 1941 में आया। प्रेम और छाया ये और निर्वासित ये 1946 में आया। लज्जा घृणामयी का नवीन संस्करण है। मुक्तिपथ 1950 में, सुधा के भूले 1952 में, जिप्सी तथा जहाज का पंछी 1955 ईस्वी में। तो ये इनके उपन्यास प्रकाशित हुए। और इन सभी उपन्यासों में जोशी जी ने अज्ञात चेतना, लोक में दबी और भरी पड़ी जो मूल पशु प्रवृत्तियां हैं और उनके संस्कार हैं, उनका मनुष्य के विचार एवं आचरण पर पड़े प्रभाव का चित्रण किया है। मनुष्य के भीतर चेतना के अनेक स्तर हैं और वह सब किस प्रकार का असंगत आचरण कर बैठते हैं, इसकी व्याख्या के लिए हम उसके भीतर की इन अंधेरी कमराओं को देखते हैं, तो वो सब दृश्य हमारे सामने आते हैं। तो ईलाचंद्र जोशी जो है वो मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति को उभार कर सामने लेकर आते हैं और इनके जो प्रधान पात्र हैं वो मानसिक अस्वास्थ्य के शिकार होते हैं। उनकी जीवन गति एवं असंगति का चित्रण भी इन्होंने अपने कथा का विषय बनाया। इसके बाद में जो दूसरे उपन्यासकार हैं उनका नाम लेते हैं, जो ईलाचंद्र जोशी के बाद में जो अलग उपन्यासकार हैं, इसमें हालांकि जोशी जी ने जितने भी उपन्यास लिखे उन सब में अलग अलग वैशिष्ट्य को लेकर के चले हैं, अलग अलग गुत्थियों को लेकर चले हैं और सभी का जो तत्व है, कथानक है, वो अपनी अपनी विशिष्टताओं से युक्त होते हुए चला है। और सारे ही उपन्यासों में इनका जो स्वरूप है वो सौंदर्य से युक्त रहा। इसके बाद हम देखते हैं अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी। तो व्यक्ति के मन के ऊहापोह के जिस चित्रण शिल्प का प्रवर्तन जैनेन्द्र ने किया था, उसे ईलाचंद्र जोशी ने मनोवैज्ञानिक आवरण दिया। उसे शिल्प की चरम परिणति प्रदान करते हुए अज्ञेय के शेखर एक जीवनी में परिलक्षित किया गया। तो हिंदी उपन्यास क्षेत्र में यह एक नितांत नूतन प्रयोग है कि जीवन दृष्टि तथा शिल्प प्रयोग दोनों ही दिशा में इस कृति के द्वारा नए संकेत मिलते हैं। जो अज्ञेय की एक कृति है शेखर एक जीवनी, और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, छोटी बड़ी घटनाओं, दैनंदिन जीवन व्यापारों के द्वारा आंदोलित व्यक्ति मन को विभिन्न दिशा वर्तनी विचार कर्मियों के सूक्ष्मतम स्पंदनों की कलात्मक अभिव्यंजना की ये बड़ी ही सजग और सतर्क योजना। तो इस कृति के औपन्यासिक मूल्य के संबंध में साहित्यकारों तथा आलोचकों में बहुत बड़ा मत वैभिन्न भी देखने के लिए मिलता है। किसी ने इसको कथानक को उखड़ा पुखड़ा, बिखरा बिखरा, संबद्ध और विश्रंखलित बताया है। किसी ने कहा कि शेखर एक निरुद्देश्य क्रांतिकारी है। तो
लेकिन कुछ आलोचकों ने असामाजिक प्राणी घोषित किया। पर ये जो उपन्यास है, शेखर एक जीवन, यह उपन्यास एक व्यक्ति के आत्मानुभूत जीवन तथ्यों के अंकन का प्रयास। यह व्यक्ति है शेखर, जिसे फांसी की सजा हो चुकी है और जो मृत्यु की छाया में बैठा हुआ इस मृत्यालोक में अपने विगत जीवन को देखने तथा उसके मूल्यांकन करने का प्रयास किया। तो इस शेखर ने अपनी व्यक्तित्वता और जो वस्तु घटनाएं हैं उनको देखने की अपनी एक दृष्टि जागरूक होती है, और इसी को लेखक ने यहाँ पर उजागर किया है, बताया है। तो हम देखते हैं कि इस उपन्यास में के द्वारा लेखक ने जो एक अंतर्दृष्टि है, शिल्प प्रयोग है और जीवन का यथार्थ है, उन सबका एक सुंदर मंचन किया है। इसी धारा के जो लेखक हैं यशपाल जी, तो अ, समाज के यथार्थवादी चित्रण की दृष्टि से यशपाल के उपन्यास भी बहुत महत्व धारण करते हैं, और जीवन के प्रति उनकी एक निश्चित दृष्टि और सामाजिक अवस्था के चित्रण में उन्होंने अपनी इस दृष्टि को समाज दर्शन का माध्यम बनाया है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण उनकी कृतियों में पूंजीवादी सत्ता, सामंती व्यवस्था के वैषम्य से उद्भूत जो मानवीय उत्पीड़न है, उसकी झलक मिलती है, उसका वर्णन मिलता है। तो जीवन की प्रवृत्ति को असंदिग्ध सत्य मानकर उन्होंने अपने उपन्यासों में जो यौन आकर्षण है उसको मनुष्य की सबसे सहज, स्वाभाविक तथा तीव्र अनुभूति के रूप में चित्रित किया है, और उसमें राजनीति तथा रोमांस का अपूर्व सम्मिलन है। तो एक प्रकार से प्रेमचंद के उपरांत राजनीतिक विषयों पर उपन्यास लिखने वालों में यशपाल जो है वो अग्रणी है, सबसे आगे हैं, और उनके उपन्यासों में भी जो वैशिष्ट्य है वो एक अनुपम सौंदर्य के साथ उपस्थित हुआ है। किसी युग की धारा में जो है वो है उपेंद्र नाथ अष्ट। तो सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एवं यथार्थ जीवनानुभव को लेकर उपेंद्र नाथ अष्ट हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में थे, जिन्होंने यथार्थ के साथ अपनी लेखनी को चलाया, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। उनमें छोटे छोटे घटना प्रसंगों तथा परिचित वातावरण एवं परिस्थितियों के व्यंजक वर्णन की अपूर्व क्षमता है। निम्न मध्य वर्ग की जीवन रीति, स्वभाव, संस्कार, विचार पद्धति तथा विभिन्न प्रकार की कुंठाओं एवं उनके प्रभावों को परखने की एक पैनी दृष्टि उपेंद्र नाथ अष्ट में है। उपेंद्र नाथ अष्ट सबसे बड़ी महत्ता ये रखते हैं कि किसी राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होते। उन्होंने केवल चित्रण का प्रयास किया है, यद्यपि अधिकांश आधुनिक लेखकों के समान इनमें भी आत्मश्लाघा एवं अहंकार की कमी नहीं है, कहीं कहीं पर वो भी झलकती है, किंतु उन्होंने अपने उपन्यासों में अपने को अधिकतर तटस्थ ही रखा है। अष्ट का पहला उपन्यास सितारों के खेल 1937 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें आधुनिक ढंग के रूमानी प्रेम की कथा वर्णित की गई। यद्यपि इस उपन्यास में भी व्यक्ति एवं वातावरण के सजीव चित्र मिलते हैं, लेकिन अष्ट की कीर्ति का वास्तविक स्मारक उनका दूसरा उपन्यास गिरती दीवारें। यह 1947 में प्रकाशित हुआ, और इसमें लेखक की यथार्थ वर्णन प्रतिभा अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है। प्राय 700 पृष्ठों का ये एक बड़ा उपन्यास है, जिसके द्वितीय संस्करण के आरंभ में 21 पृष्ठों की भूमिका है, जिसमें लेखक ने अपने पाठकों और आलोचकों की खबर ली है और अपने दृष्टिकोण को समझाते हुए उपन्यास की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। पुस्तक के अंत में शिवदान सिंह चौहान तथा शमशेर बहादुर द्वारा लिखित आलोचनाएं भी जोड़ दी गई हैं, और इनसे कृति का प्रचारात्मक मूल्य भले ही बढ़ गया हो, किंतु लेखक की व्यग्रता, असहिष्णुता, अविश्वास एवं संयम के अभाव आदि भी प्रतिबिंबित होते हैं। अच्छा होता कि प्रतिकार स्वयं न बोलकर कृति को बोलने देता। तो इस उपन्यास में निम्न मध्यम वर्ग के एक अत्यंत भावप्रवण किंतु साधारण व्यक्ति के यौवन के प्रारंभिक वर्षों के जीवन का विशद चित्रण करने का प्रयास किया गया है।
लेखक के अनुसार कहानी उसमें महत्व नहीं रखती, महत्व रखता है निम्न मध्यम वर्ग का वातावरण का चित्रण और उस अंधेरे में अपनी प्रतिभा का विकास पथ खोजने वाले अति भाव प्रवण युवक की तड़प और उसका मानसिक विकास। तो इस प्रकार उपेंद्र नाथ अश्क का जो ये उपन्यास है, ये मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ का चित्र प्रस्तुत करता है। तो ये जो उपेंद्र नाथ अश्क की शिल्प चातुर्यता है, उसके द्वारा उन्होंने निम्न मध्यम वर्गीय युवाओं की जो कुंठाएं हैं, उनका एक जीवंत चित्र खींचा है और उसको अभिव्यक्ति प्रदान की। तो सामाजिक यथार्थ यहाँ देखने के लिए हमें पूर्ण रूपेण मिलता है। इसी के साथ साथ अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर दृष्टि डालें तो द्विवेदी जी ने यद्यपि केवल एक ही उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा, किंतु ये 1946 में प्रकाशित हुआ, किंतु यह उनकी कीर्ति का एक ऐसा स्मारक बन गया जो कभी भी धूमिल नहीं हो सकता, एक अक्षय स्मारक बन गया। यह हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा की एक अभिनंदनीय उपलब्धि है और इसमें भारतीय जो गद्य है तथा पाश्चात्य उपन्यास शैली है, उसके समन्वय का एक सफल प्रयास किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास को काव्य के निकट रखने वाले पुराने ढांचे को एक बार ही छोड़ देने पर किंचित खेद प्रकट किया है, क्योंकि उसके भीतर हमारे भारतीय कथात्मक गद्य प्रबंधों के स्वरूप की परंपरा छिपी है। यदि शुक्ल जी जीवित होते तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लंबे लंबे काव्य में दृश्य वर्णन, प्रगल्भ भाव अभिव्यंजना, अलंकारिक चमत्कार के विशेष जो आकर्षण है, उनके साथ साथ शैली वैचित्र्य विधान की इस अभिनव कला को देखकर उन्हें बहुत संतोष होता और वो अपनी टिप्पणियां द्विवेदी जी के इस बाणभट्ट की आत्मकथा पर जरूर लिखते। इस उपन्यास में जो बाणभट्ट हैं, जो हर्षचरित और कादम्बरी के प्रणेता हैं, संस्कृत के यशस्वी गद्यकार हैं, उनको नायक बनाकर कहानी को अग्रसर किया गया है। बाणभट्ट के चरित्र पर प्रकाश डालने वाली प्राचीन सामग्री का सार लेकर ऐसे काल्पनिक प्रसंगों की उद्भावना द्विवेदी जी ने यहाँ पर की है कि यह कवि अपनी संपूर्ण चारित्र्यगत विशेषताओं में सजीव हो। हर्ष चरित्र के आधार पर यह पता चलता है कि तरुणावस्था में ही माता पिता के संरक्षण से वंचित होकर बाण कुछ उच्छृंखल हो गए थे, उद्दंड हो गए थे और इसी अवस्था में उन्होंने शिशु सुलभ कुछ चपलताएं भी की, लेकिन उनकी जो ये चंचलताएं हैं, ये क्या थी ये तो नहीं पता। उन्होंने भिन्न भिन्न देशों में देखने का मतलब भिन्न भिन्न देशों को देखने का एक प्रबल जिज्ञासा कुतूहल में थी, अतः पूर्वजों से प्राप्त जो संपत्ति है, अटूट विद्या है, उसके रहने पर भी साथियों की एक टोली बनाकर वह घर से निकल पड़े और बड़ों के उपहास का पात्र बने। तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी उनके साथियों में विविध श्रेणी के लोग थे, उनकी उदार हृदयता का परिचय ये टोली थी। उसके साथियों में पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी, वैज्ञानिक भी थे और कलाकार भी थे, बौद्ध भिक्षुक भी थे, जैन भिक्षुक भी थे और परिव्राजक भी थे। तो अपनी लंबी यात्रा में बाण जो है वो राजकुलों, गुरुकुलों, गणियों की सभाओं और विद्वानों की मंडलियों के संपर्क में आए। सम्राट हर्ष के चचेरे भाई कुमार कृष्ण के आमंत्रण पर वह हर्ष की राजसभा में उपस्थित हुए। उनका परिचय यहाँ के सम्राट से हुआ और उन्होंने यह महान भोजन है, इस पर उद्विग्न होकर बाणभट्ट ने अपने तथा अपने कुल के गुणों का बखान किया और पूछा कि राजा ने इसकी क्या लंपटता देखी। तो सम्राट ने कहा, हम लोगों ने ऐसा सुना था और चुप हो गए। तो उसने जो अपना परिचय दिया है बाणभट्ट ने और जो अपना गुण दिखाया है, क्योंकि उसने दृष्टिपातों से आंतरिक प्रीति प्रकट की, तो बाण अपने निवास स्थान पर चले गए और सम्राट के बुलाने पर ही राजभवन में उन्होंने पुनः प्रवेश किया। सम्राट ने उन्हें तो बहुत सम्मान दिया, प्रेम, विश्वास, धन, परिहास और प्रभाव की पराकाष्ठा का संचार।
तो इस प्रकार जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसमें बाण भट्ट के संपूर्ण जीवन पर लेखक ने दृष्टिपात किया है। और ये जो इनका उपन्यास है ये समस्त विशिष्टताओं से युक्त है। इसीलिए शायद ये कहा कि अगर रामचंद्र शुक्ल जी होते तो हजारों टिप्पणियां, आलोचना की सुंदर आलोचनाएं जिनमें वो गुणों को देखते, उन गुणी आलोचनाओं के साथ वो अपना वक्तव्य प्रदान करते। तो ये एक जो इनका उपन्यास है ये बहुत ही सुंदर उपन्यास है। इसमें उनके पूरे जीवन की जो प्रवृत्ति है, वैशिष्ट्य है, उसको अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासकार हैं, जो भी प्रमुख प्रमुख थे कुछ का हमने लेखकों का नाम लिया, बाकी वर्णन हमने पूरा उसमें किया है, लेकिन कुछ का दो चार का हमने नाम यहाँ लिया, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन पर चर्चा की। तो इस प्रकार आपने समझा होगा जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास साहित्य है उसमें कुल मिलाकर यथार्थ का चित्रण है, शिल्प प्रयोग है, अंतर दृष्टि का विश्लेषण है और युग जीवन है और युगीन सत्य निहित है और इसी के साथ साथ भोग वृत्ति है। तो ये इन सारी विशेषताओं से युक्त होकर के मनोविश्लेषणवादिता है, गांधीवादिता है, आध्यात्मिकता है। तो इन सारी प्रवृत्तियों से युक्त होते हुए ये उपन्यास साहित्य आगे की ओर बढ़ा है, विकास की ओर अग्रसर हुआ है और इसने अब हिंदी साहित्य जगत में अपना एक अक्षय स्तंभ स्थापित किया है। धन्यवाद।